हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, पार्किंसन डिजीज। तो जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं तो मैं इनको बता दूं कि इस चैप्टर के कुछ जो टॉपिक्स है वो हम जो है कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियोस से उनका नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आपको शायद हमारी वीडियोस से बहुत हेल्प भी मिले। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं पार्किंसन डिजीज के बारे में। तो बच्चों, पार्किंसन डिजीज क्या एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये क्या एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारे न्यूरॉन्स का जो बेसल गैंग्लिया होता है उसको ये अफेक्ट करता है। अब जब न्यूरॉन्स का बेसल गैंग्लिया जो होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन का पार्ट होता है। तो जब जो बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होगा हमारा, तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स अकर होंगे, जैसे कि रिजिडिटी, ट्रिमर्स या फिर उसी के अलावा पोस्टरल इनएबिलिटी। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ट्रिमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी के साथ रिजिडिटी होने लगती है बॉडी में। मतलब क्या होता है कि एक तरह की टाइटनेस होगी वो हमारी बॉडी में अकर होने लगती है, जिसमें हमारे हैंड्स और हमारी लेग्स में एक सुपर टाइटनेस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मूवमेंट करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पोस्टरल इनएबिलिटी, साथ ही साथ क्या होता है कि पेशेंट का जो बॉडी पोस्चर है वो भी खराब हो जाता है। तो चलिए हम डिटेल में स्टडी करते हैं पार्किंसन डिजीज के बारे में। तो ये बहुत ही एक लंबा टॉपिक है, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसको हमने लेक्चर के हिसाब से नोट्स बनाए, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन इसकी हम एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो जो लोग शॉर्ट वीडियो में कंफर्टेबल है वो उनसे हेल्प ले सकते हैं, बाकी लेक्चर नोट्स तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं हमारे ब्रेन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी। तो बेसल गैंग्लिया में तो प्रॉब्लम आती ही आती है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे ब्रेन में क्या होता है कि यहाँ पर एक सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। तो यहाँ पर जो डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं नाइग्रोस्टेटियल पाथवे के, वो यहाँ पर डीजनरेट होने लगते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर पार्किंसन डिजीज पेशेंट में क्या होता है कि जो डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ पर, नाइग्रोस्टेटियल में, वहां पर जो पाथवे होता है वो कैसा होने लगता है, डीजनरेट होता है। मतलब डोपामिन में वहां क्या होती है, दिक्कत आने लगती है। ये देखिए, ये जो है ये हमारा डोपामिन पाथवे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो it is a chronic progressive disease of the nervous system characterized by cardinal features of rigidity, bradykinase, tremors and postural instability। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि ये एक chronic progressive disease है, किसकी, हमारे नर्वस सिस्टम की। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे ये क्या है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको ये जो है वो अफेक्ट करता है। क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है नर्वस सिस्टम की, और कैरेक्टराइज्ड किससे होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ पर कुछ कार्डिनल फीचर्स जो है वो बताए गए। तो यहाँ पर जो कार्डिनल फीचर्स है बच्चों, इनका मतलब है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है कि बताइए पार्किंसन डिजीज के कार्डिनल फीचर्स क्या है, तो आपको क्या फीचर्स बताने हैं, दैट इज रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेस, ट्रेमर्स एंड पोस्टरल इनस्टेबिलिटी। तो रिजिडिटी यहाँ पर क्या होता है कि टाइटनेस होने लगती है बॉडी में, टाइटनेस होगी आपकी बॉडी में, मेनली आपके अपर लिम्स और लोअर लिम्स में। तो रिजिडिटी का मतलब यहाँ पे है कि टाइटनेस होने लगना। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो हैंड्स है, मतलब जो आपके हैंड्स और लेग्स जो है वो एकदम टाइट हो गए, किसी ने जकड़ दिए हैं। तो उसकी वजह से जो आपका मूवमेंट होगा वो अफेक्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर है ब्रेडिकाइनेस। तो ब्रेडिकाइनेस क्या है बच्चों की, यहाँ पर जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो स्लो हो जाता है। ब्रेडिकाइनेस में स्लो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब कि हमारी मूवमेंट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, हम जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे, लेकिन हम अपनी नॉर्मल स्पीड से यहाँ पर बहुत स्लो हो जाएंगे। पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। साथ ही साथ आते हैं यहाँ पर ट्रिमर्स। पेशेंट को ट्रिमर्स की भी शिकायत होती है। यहाँ पर पेशेंट के अंदर हमें ट्रिमर्स देखने को भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि उनका जो पोस्टर होगा, जो बॉडी पोस्टर होता है वो भी यहाँ पर
डिसवेरिएंट हो जाता है, वो भी यहाँ पर खराब हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू पार्किंसन डिजीज की वजह से। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। सो इट इज अ क्रॉनिक डीजनरेशन डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट्स द न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये क्रॉनिक डीजनरेशन डिसऑर्डर होता है जो क्या करता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स के जो बेसल गैंग्लिया है ये उसको अफेक्ट करता है। तो जब न्यूरॉन्स के बेसल गैंग्लिया अफेक्ट होंगे तो तभी क्या होगा, पार्किंसन डिजीज अकर होने लगेंगे और वहां पर हमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो है पार्किंसन डिजीज के वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्किंसन डिजीज। फिर आते हैं बच्चों हम इसकी ईटियोलॉजी पर। तो कहने का मतलब है कि किसकी वजह से जो है वो पार्किंसन डिजीज कॉज हो रही है। ईटियोलॉजी का मतलब है कॉजेस, मतलब कौन से ऐसे कारण है कि जिसकी वजह से जो पार्किंसन डिजीज है वो हो रही है। तो सबसे पहला कॉज है हमारा हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब क्या कि मतलब ये फैमिली टू फैमिली, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन जो है वो ये ट्रांसफर हो रही है। तो हेरिडिटरी एक कॉज है किसका, पार्किंसन डिजीज का। अगर क्या है कि आपकी फैमिली में किसी को भी पार्किंसन डिजीज है तो ये चांसेस है कि आपको या फिर आपकी आने वाली जनरेशन को पार्किंसन डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स फॉर न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का ओवर कंजप्शन कर रहे हैं या फिर आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो ओवर ले रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर पार्किंसन डिजीज होने का चांस है। फिर आता है इंसेफेलाइटिस। तो इंसेफेलाइटिस ये मैंने आपको पढ़ाया है कि पूरी कंडीशन है जो कि मैंने आपको एक वीडियो में आपको इसका लेक्चर दिया है। इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन और द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। इन्फेक्शन है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। तो इंसेफेलाइटिस इन्फेक्शन इज रिस्पॉन्स टू ब्रेन ट्रॉमा, ट्यूमर्स, हाइड्रोसेफेलस और इस्कीमिया। तो यहाँ पर क्या है कि इंसेफेलाइटिस क्या करता है, जो इंसेफेलाइटिस इन्फेक्शन है हमारे ब्रेन का वो क्या करेगा कि यहाँ पर ब्रेन में ट्रॉमा कर देगा, मतलब इंजरी कर देगा। यहाँ पर ट्रॉमा का मतलब होता है इंजरी, ब्रेन में इंजरी हो जाए कर सकता है इंसेफेलाइटिस। ट्यूमर्स भी पैदा कर सकता है और हाइड्रोसेफेलस ये क्या करता है कि हमारे हेड का जो साइज है उसको भी इंक्रीज कर देगा और इस्कीमिया भी अकर कर देगा। तो इन सब कारणों की वजह से भी आपको पार्किंसन डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है आर्टरोस्क्लेरोसिस। तो आर्टरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन होने लगेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स। जिसको हम प्लेग भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल बोल सकते हैं कि आर्टरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन होने लगता है किसका, लिपिड्स का, प्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का। तो जिसको हम नॉर्मली प्लेग भी बोल लेते हैं। अब ये एक्यूमुलेशन होता कहाँ है, हमारी ब्लड वेसल्स में। तो जब हमारी ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि लिपिड्स या फिर प्रोटीन्स का या कोलेस्ट्रॉल का वहां पे फॉर्मेशन होने लगेगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर आर्टरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन भी क्या करती है, पार्किंसन डिजीज कॉज कर सकती है। फिर आते हैं न्यूरोटॉक्सिन सच एज साइनाइड, मैग्नीज एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी के साथ जो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं वो भी पार्किंसन डिजीज को कॉज करते हैं। ड्रग लाइक मिथाइल डोपा एंड फिनोथियाजिन, इसी के साथ ड्रग्स जैसे कि हमारी मिथाइल डोपा हो गई और फिनोथियाजिन हो गई, ये सारी ड्रग्स भी क्या करती हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल टू कॉज पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट आते हैं बच्चों रिस्क फैक्टर्स पर। अब रिस्क फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो पार्किंसन डिजीज के खतरे में आते हैं, मतलब कौन कौन से लोग हैं जिनको पार्किंसन डिजीज होने का चांस है, क्या रिस्क फैक्टर्स है। तो वो हम देखते हैं जो ओवर 60 इयर्स में डेवलप इन 20 to 40 इयर्स, मतलब 60 इयर्स के लोग, जो 60 साल के लोग हैं उनमें पार्किंसन डिजीज होने का चांस है। सेक्स मतलब कि मेल या फीमेल किसको कौन ज्यादा प्रॉन है पार्किंसन डिजीज के लिए। तो यहाँ पर जो मेल्स हैं, मेल आर प्रॉन टू देन फीमेल, फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स को पार्किंसन डिजीज होने का चांस ज्यादा है। फैमिली हिस्ट्री,
जैसा कि मैंने आपको बताया कॉजेस में कि हेरिडिटरी जो है वो एक इसका कॉज है पार्किंसन डिजीज का, तो यहाँ पर सेम वही बात बोली गई है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है पार्किंसन डिजीज की तब भी आपको क्या होगा कि चांसेस है आपको पीडी हो सकता है। वुमेन विद लो एस्ट्रोजन लेवल, अगर कोई वुमेन है जिसका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो लो है तब भी उसको रिस्क में आती है किसके, पार्किंसन डिजीज होने के। पीपल हैविंग लो लेवल ऑफ वाइटामिन, इसी के साथ जिन लोगों में लो लेवल होता है वाइटामिन का, मतलब कि जो वाइटामिन का लो लेवल होगा जिन लोगों में, तो वो क्या होगा कि उनके अंदर भी पार्किंसन डिजीज डेवलप होने का चांस है। फिर आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पर। तो पैथोफिजियोलॉजी ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ड्यू टू कॉजेस, मतलब कि किसी भी कॉज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, अफेक्ट्स द सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ये देखिए ये हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा है। तो यहाँ पर सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या हो रहा था कि डोपामिन न्यूरॉन्स, जो हमारे नाइग्रोस्टेटियल में जो डोपामिन न्यूरॉन्स थे उनका जो पाथवे था वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, उनका यहाँ पर डिजनरेशन हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि कॉजेस की वजह से ये हमारी सब्सटेंशिया नाइग्रा को अफेक्ट करेगा। अब जब ये हमारे कॉजेस की वजह से क्या होगा कि जब हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा का पाथवे, जो कि पाथवे में जो डोपामिन का सब्सटेंशिया नाइग्रा का डोपामिन का जो पाथवे डिजनरेट हो जाता है, तो यहाँ पर जब ये सब्सटेंशिया नाइग्रा को क्या करेगा और अफेक्ट करेगा, तब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा किसका, डोपामिन का। क्योंकि हमने बताया कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिन पाथवे का क्या हो रहा है, डिजनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर सेम वही बोला गया है कि जब सब्सटेंशिया नाइग्रा अफेक्ट होगा तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन विद इन द बेसल गैंग्लिया। जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है विद इन द, मतलब किसके साथ, बेसल गैंग्लिया के साथ, उसका डिस्ट्रक्शन होगा। रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ अवेलेबल स्टेटियल डोपामिन। अब ये क्या करेगा कि जो अमाउंट है किसका, हमारे स्टेटियल डोपामिन का, उसके अमाउंट को ये कम कर देगा, जो कि हमारा क्या है, एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। उसी के साथ जब क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो स्टेटियल डोपामिन है उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस होगा, तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन, मतलब कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो जो हमारा, जिसको हम एक्साइटरी इफेक्ट भी बोलते हैं, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इसकी एक्टिविटी यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की वजह से जो एक्साइटरी एक्टिविटीज है एक की इनएडिक्वेटली बैलेंस, तो यहाँ पर जो एक्साइटरी एक्टिविटीज है हमारे एक की, वो क्या होगी, यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाएंगी। अब जब वो बैलेंस नहीं हो पाएंगी तो यहाँ पर हमारे जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स का मतलब होता है जो हमारे खुद के कंट्रोल में है, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स का मतलब होता है जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ इनिशिएट, मतलब उनको स्टार्ट करने में भी हमें क्या होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो पैथोफिजियोलॉजी में सिंपल सा आपको ये बताया गया है कि किसी भी कॉज की वजह से क्या होगा, वो कॉज होगा हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा को अफेक्ट करेगा। अब जब वो हमारा जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो अफेक्ट होगा, तो यहाँ पर जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है उसका यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा विद इन द बेसल गैंग्लिया। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेटियल डोपामिन अवेलेबल होता है, जो कि हमारा इनहिबिटरी इफेक्ट है, उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर उसी के साथ जो एसिटाइल कोलिन होगी उसकी जो एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से वहां पर उसका जो मूवमेंट्स का जो बैलेंस है वो एक्यूरेट नहीं रह पाएगा, और इसी के साथ क्या होगा कि हमें जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करने में एज वेल एज उनको इनिशिएट, मतलब उनको स्टार्ट करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पार्किंसन डिजीज। तो चलिए अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ पार्किंसन डिजीज पे। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर डिजीज की हर स्टेज, तो आप इस स्टेजेस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं स्टेज 1। तो स्टेज 1 में क्या बता रहे कि इट इज द माइल्डेस्ट फॉर्म वेयर सिम्टम्स ओनली अफेक्ट वन साइड ऑफ द बॉडी। बोल रहे हैं कि ये जो पार्किंसन डिजीज की एक माइल्डेस्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या होता है, माइल्ड तो है लेकिन ये हमारी बॉडी के सिर्फ एक साइड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। With the exception of prominent tremor, most patients don't even notice changes that are occurring during this stage. बोल रहे कि यहाँ पर
एक्सेप्शन मतलब प्रोमिनेंट ट्यूमर के एक्सेप्शन के साथ बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पर उनकी बॉडी में इस स्टेज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो नोटिस नहीं कर पाते, उनको नहीं पता लग पा रहा है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो अकर हुए हैं फर्स्ट स्टेज में। Patients in this stage are often not bothered by their symptoms and don't require medications. इस स्टेज में अपने सिम्टम्स को लेके जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बॉदर्ड नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं वो परेशान नहीं होते हैं, और उन्हें कोई भी उन सिम्टम्स के लिए कोई मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। At this stage, it will often recommend exercise or prehab with our physical and occupational therapists to promote physical exercise. इस स्टेज में क्या है कि यहाँ पर एक्सरसाइज, प्रीहैब एक्सरसाइज जो होती है वो रिकमेंड की जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज वगैरह जो होती हैं वो रिकमेंड की जाती हैं। तो मतलब कहने का ये सिर्फ मतलब है कि यहाँ पर स्टेज 1 जो है वो माइल्ड फॉर्म है, यहाँ पर आपकी बॉडी का एक हिस्सा, एक पार्ट जो होगा वो अफेक्ट होगा। यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं वो उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनके सिम्टम्स को लेके बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनकी बॉडी में कोई चेंज हुआ है और किसी भी मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस स्टेज में रिकमेंड करते हैं हम फिजिकल थेरेपीज और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज को। फिर आते हैं स्टेज 2 पे, इज ऑल्सो फेयरली माइल्ड। स्टेज 1 की तरह ये भी माइल्ड है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। तो ट्विस्ट क्या है? बट नाउ इन्वॉल्व्स बोथ साइड ऑफ द बॉडी। जहां पर स्टेज 1 माइल्ड थी लेकिन वो सिर्फ हमारी बॉडी की एक साइड को ही इन्वॉल्व कर रही थी, वहीं पर यहाँ पर स्टेज 2 भी माइल्ड है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये दोनों साइड, हमारी बॉडी की दोनों साइड को ये इन्वॉल्व कर रही है। पेशेंट्स में स्टार्ट टू बी बोदर्ड बाय सिम्टम्स। अब यहाँ पर स्टेज 1 में पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स को लेके कोई भी चिंता नहीं थी। अब स्टेज 1 में वो अपने सिम्टम्स को लेके बोदर्ड यानी चिंताजनक होने लगते हैं, बट आर नॉट इम्पेयर्ड और अनेबल टू डू देयर नॉर्मल टास्क। लेकिन यहाँ पर उनके कोई भी नॉर्मल टास्क जो है वो इम्पेयर नहीं होते हैं, या फिर वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पा रहे, यहाँ पर वो अपना सारा काम जो है, अपने सारे टास्क जो है वो बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। पेशेंट एट दिस स्टेज जनरली रिस्पॉन्ड वेल टू मेडिकेशन। इस स्टेज पर जो मेडिकेशंस पेशेंट को दी जाती हैं वो उनके प्रति अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, and sometimes can get close to normal with the right treatment। और कभी कभी उनको right treatment की भी यहाँ पर need होती है। During stage 1 and 2, medications can make people feel like they don't have a degenerative disease at all। स्टेज 1 और स्टेज 2 पर अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं तो यहाँ पर पीपल जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी भी टाइप की कोई भी डिजनरेटिव डिजीज जो है वो नहीं है। तो ये थी हमारी स्टेज 2 जो कि एक माइल्ड है स्टेज 1 की तरह, लेकिन यहाँ पर हमारी बॉडी के दोनों पार्ट्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं। इस स्टेज में जो मतलब लोग होते हैं उनको अपने सिम्टम्स के बारे में यहाँ पर वो बोदर्ड होने लगते हैं और यहाँ पर वो मेडिकेशन के लिए रिस्पॉन्स करने लगते हैं। फिर आती है स्टेज 3। तो स्टेज 3 इज वेयर सिम्टम स्टार्ट्स टू बिकम मोर सीवियर। स्टेज 3 में जो पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स है वो माइल्ड से अब सीवियर हो जाते हैं, पार्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू गेट एंड बैलेंस। पार्टिकुलरली ये आपके गेट और बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर गेट का क्या मतलब है बच्चों? आपका बॉडी पोस्चर। यहाँ पर जो गेट है उसका मतलब है आपका जो बॉडी पोस्चर है। ये स्टेज 3 में क्या है कि यहाँ पर आपके बॉडी पोस्चर में भी अफेक्ट आने लगता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो भी यहाँ पर गड़बड़ होने लगता है। They may require more rehabilitation or start to use assistive devices to avoid falls। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है कि हम पेशेंट को नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं, जो भी उसको दिक्कत हुई है उसी के साथ, जो प्रॉब्लम है उसी के साथ उसे कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना है उसको हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पेशेंट को उस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि उस डिजीज के साथ वो कैसे, उस डिजीज या फिर उस एक्सीडेंट के साथ वो कैसे जो है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करे। तो रिहैबिलिटेशन, यहाँ पर पेशेंट को रिहैबिलिटेशन साथ ही साथ कुछ असिस्टिव डिवाइसेस की भी नीड होती है, ताकि क्या हो कि वो गिरे ना, उनका जो मतलब गिरने के जो चांसेस है वो अवॉइड हम कर सके। दे मे नीड सम हेल्प विद फाइन मोटर टास्क। यहाँ पर अपने मोटर टास्क, जो फाइन मोटर टास्क है, डेली के जो वर्क्स है
उनको करने के लिए यहाँ पर पेशेंट को हेल्प की नीड होती है। लाइक बटनिंग बटन्स मेडिकेशंस में बिकम लेस इफेक्टिव, जैसे कि बटनिंग बटन मतलब बटन्स लगाने के लिए भी ये बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट उसे करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसको यहाँ पर हेल्प की नीड होगी। इस स्टेज में जो मेडिकेशंस हैं वो लेस इफेक्टिव होती हैं, मतलब कि पेशेंट की यहाँ पर मेडिकेशन वर्क नहीं करती है। दिस में बी द स्टेज एट व्हिच एडवांस थेरेपी सच एज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में बी कंसीडर्ड। इस स्टेज में मेडिकेशंस जो है वो लेस इफेक्टिव है, तो यहाँ पर एडवांस थेरेपीज का जो है वो काम लिया जाता है, तो जिसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आता है तो वो कंसीडर्ड हम इसमें करते हैं। फिर आता है बच्चों स्टेज 4 is where most patients would need to some sort of assistive device such as walker to get around। तो स्टेज 5 जो होती है वो बहुत ही सीवियर स्टेज होती है पार्किंसन डिजीज की, तो यहाँ पर पेशेंट को कंपलसरी हो जाता है असिस्टिव डिवाइसेस का यूज करना, जैसे कि वॉकर्स का, बिना वॉकर्स के वो चल फिर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर असिस्टिव डिवाइसेस होती है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाती है पेशेंट के लिए, ताकि वो अपने अराउंडिंग में जो है वो घूम सके। Patients are likely to need a caregiver for tasks such as bathing, cooking and driving। यहाँ पर पेशेंट जो अपने नॉर्मल टास्क है उसको करने के लिए भी एबल नहीं होता है, तो यहाँ पर उसको एक केयर हेल्पर की जरूरत होती है जो उसके जो टास्क है उसको परफॉर्म करे, जैसे उसको नहलाने में हेल्प करे, उसी के साथ कुकिंग में हेल्प करे, ड्राइविंग में हेल्प करे, कपड़े पहनने में हेल्प करे। तो यहाँ पर पेशेंट को केयर गिवर की नीड कंपलसरी हो जाती है। मेडिकेशंस आर स्टिल हेल्पफुल, कुछ हद तक यहाँ पर मेडिकेशंस होती है वो हेल्पफुल है, लेकिन बट मे नीड टू बी डिक्रीज्ड ड्यू टू साइड इफेक्ट्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो मेडिकेशंस होती है उनको कम करना पड़ता है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं और स्प्रेड आउट इन स्मॉल डोजेस थ्रू आउट द डे। और यहाँ पर जो मेडिकेशन की डोज है हमें वो बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि साइड इफेक्ट, ज्यादा मेडिकेशन लेने की वजह से साइड इफेक्ट्स यहाँ पर इंक्रीज होने का चांस है। So last stage है हमारी stage 5। तो stage 5 is where the patient is no longer able to ambulate and would require a wheelchair to get around। Stage 5 लास्ट स्टेज है पार्किंसन डिजीज की, यहाँ पर पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी एबल नहीं है एम्बुलेट करने के लिए, खुद से चलने फिरने के लिए, तो यहाँ पर उसे घूमने के लिए क्या चाहिए होगी, व्हीलचेयर चाहिए होगी। The patient is reliant on a caregiver for a most care task। यहाँ पर जो पेशेंट है वो टोटली कुछ हद तक क्या पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाता है अपने टास्क के लिए। क्या है कि रिलायबल है, मतलब टोटली वो डिपेंडेंट हो गया यहाँ पर केयर गिवर के ऊपर अपने डेली टास्क के लिए। So these are the stages of the Parkinson disease. These are very important. So please students read carefully and listen carefully about them। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर। अब जिसको पार्किंसन डिजीज है तो उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ट्रबल थिंकिंग क्लियरली। यहाँ पर उनकी जो थिंकिंग होती है, पेशेंट की जो थिंकिंग होती है वो बहुत ट्रबलिंग हो जाती है, उसे सोचने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो पार्किंसन डिजीज कैन अफेक्ट पीपल मेमोरी, लैंग्वेज एंड रीजनिंग स्किल्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पार्किंसन डिजीज में ये क्या करता है कि जो लोग होते हैं उनकी मेमोरी पर, मतलब कि उनके याद रखने जो चीजें वो याद रखते हैं उनके ऊपर, उनकी लैंग्वेज पर, उनकी भाषा पर, साथ ही साथ उनकी जो रीजनिंग स्किल्स है उनको ये क्या करता है, टोटली अफेक्ट कर देता है। फिर है इमोशनल चेंजेस एंड डिप्रेशन। अपनी डिजीज को लेके पेशेंट बहुत ज्यादा कंसर्न फील करता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ इमोशनल चेंजेस होते हैं और वो डिप्रेस भी फील करता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सम पीपल में फील इरिटेबल एंड कंसर्न्ड अर्ली इन द कोर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। जब उन्हें पता लगता है कि उनको पार्किंसन डिजीज है तो वो बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं अपनी पार्किंसन डिजीज को लेके कि मतलब मुझे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो इसी के साथ उनके अंदर बहुत सारी इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं, एज वेल एज पेशेंट डिप्रेस्ड भी हो सकता है। ट्रबल स्वallowing एंड च्यूइंग, इसी के साथ पेशेंट को सलाव और च्यूइंग करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। स्लीप प्रॉब्लम्स एंड स्लीप डिसऑर्डर्स,
इसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट को इंसोम्निया जैसी कंडीशन हो सकती है जिसमें पेशेंट को नींद ही नहीं आएगी, या फिर वो दिन में सोएगा रात में नहीं सोएगा। तो इस तरह की कुछ स्लीप प्रॉब्लम्स और स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं वो पेशेंट को हो सकते हैं पार्किंसन डिजीज में। सो यहाँ पर कुछ और सिम्टम्स जो है वो शो किए गए हैं जिसमें मोटर और नॉन मोटर सिम्टम्स जो है वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम मोटर सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। तो मोटर सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम आता है बच्चों हमारा ट्रिमर। तो ट्रिमर में क्या है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है यहाँ पर हमारे हैंड्स और लेग्स का। तो क्या है कि पार्किंसन डिजीज में ट्रिमर्स आएंगे। तो ट्रिमर्स में क्या होगा कि इनवॉलेंट्री बेवजह का मूवमेंट होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। किसका मूवमेंट होगा? हैंड्स और लेग का मूवमेंट होगा। साथ ही साथ स्लोनेस। पार्किंसन डिजीज में हमारी बॉडी बहुत ही स्लो मूव करती है, तो यहाँ पर हम जो डेली एक्टिविटीज करेंगे वो बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। एक्सपीरियंसिंग अ डिफिकल्टी परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हम जो डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको परफॉर्म करने में हमें क्या होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। स्टिफनेस, टाइटनेस, जो मैंने आपको बताया था एक तरह की रिजिडिटी हो जाती है, तो स्टिफनेस हो जाएगी यहाँ पर। तो डिफिकल्टी इन मूविंग बॉडी पार्ट्स, तो यहाँ पर पेशेंट को अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इम्पेयर्ड बैलेंस, एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन वॉकिंग ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग। तो यहाँ पर पेशेंट का बैलेंस होता है, बॉडी बैलेंस, वो भी बिगड़ जाता है। तो पेशेंट होगा उसको चलने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि कहीं उसका बैलेंस ना बन पाया तो कहीं वो गिर ना जाए। तो यहाँ पर उनका बैलेंस भी क्या हो जाता है? इम्पेयर्ड हो जाता है। शफलिंग गेट, गेट मैंने आपको बताया कि बॉडी पोस्चर, तो यहाँ पर उनका जो बॉडी पोस्चर है वो भी खराब हो जाता है। शफलिंग ऑफ फुट स्टेप्स व्हाइल वॉकिंग, तो चलने के टाइम पे हो सकता है उनके जो फुट स्टेप्स है वो इधर उधर हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो गेट होता है, आपका बॉडी पोस्चर होता है, वो भी अफेक्टेड हो जाता है। सो दीज आर द मोटर सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसन डिजीज। तो दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं यहाँ पर नॉन मोटर सिम्टम्स है। तो नॉन मोटर सिम्टम्स में क्या होता है कि सबसे पहला आता है हमारा डिफिकल्टी विद मेमोरी। हमें चीजें याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, हमारी मेमोरी को भी क्या करता है? बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। स्लोनेस ऑफ थॉट, हमारा जो थॉट प्रोसेसिंग होगा, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, जो सोचने की हमारी मतलब क्षमता है, वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। स्पीच एंड सलाइंग प्रॉब्लम, साथ ही साथ यहाँ हमारे इसी के साथ क्या होगा कि यहाँ पर स्पीच और सलाइंग प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन क्यों होगा पेशेंट को यहाँ पर? क्योंकि वो अपनी डिजीज के बारे में जानता है, तो अपनी डिजीज को लेके वो बहुत ज्यादा एंजाइटेड होगा और डिप्रेस भी होगा। इंसोम्निया एंड फटीग, इंसोम्निया मतलब कि पेशेंट को नींद ही नहीं आएगी। फटीग का मतलब है कि थकान हो जाना। कॉन्स्टिपेशन होगा, साथ ही साथ पेशेंट को विजन प्रॉब्लम्स भी होंगे, मतलब पेशेंट के जो विजन प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर अफेक्टेड हो जाते हैं। डिफिकल्टीज विद सेंस ऑफ स्मेल, इसी के साथ स्मेलिंग सेंस होता है पेशेंट का, वो भी क्या होता है? यहाँ पर खराब हो जाता है। हालुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, तो हालुसिनेशन क्या होते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। हालुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन। जैसे कि आप रात में अगर कहीं निकलेंगे तो आपको रोप पड़ी दिखाई देगी, तो आप उसको ऐसा परसीव करेंगे कि ये एक स्नेक है, लेकिन वो स्नेक नहीं होता है, वो होती रोप है। तो यहाँ पर आपका जो परसेप्शन कैसा था? फॉल्स था। डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों की? यहाँ पर अनशेकेबल बिलीव हो जाता है कि इंसान को जो चीज नहीं होती है उसके बारे में वो डैम श्योर होता है कि ये है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, एक कपल में एक पार्टनर जो है उसे ऐसा लगेगा कि मेरा सामने वाला जो पार्टनर है मुझे चीट कर रहा है, वो मेरे लिए लॉयल नहीं है। ऐसा नहीं है, उसका सामने वाला पार्टनर उससे बिल्कुल लॉयल है, उसे चीट नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे पार्टनर को क्या होगा कि पूरा का पूरा अनशेकेबल बिलीव होगा, अंधविश्वास होगा कि ऐसा है। तो डिल्यूजन क्या होता है? हमारा अनशेकेबल बिलीव होता है। सो दीज आर द नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसन डिजीज। फिर आते हैं हम डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन पर। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें पेशेंट को कि पेशेंट जो है वो उसको पार्किंसन डिजीज जो है वो हो गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंक्लूड्स टेकिंग योर मेडिकल हिस्ट्री।
सबसे पहले जो आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो मेडिकल हिस्ट्री लेगा, जिसमें वो आपका नेम पूछेगा, सबसे पहले आपकी एज पूछेगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स अकर हुए हैं, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, आपकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं है, रिसेंटली आपको कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। तो ऐसे क्या होगा कि पूरा का पूरा मेडिकल हिस्ट्री जो है आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपसे लेगा। फिर आते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पर। यहाँ पर फिर क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो दैट टेस्ट योर थिंकिंग एंड मेंटल एबिलिटीज, आपके सेंसेस, कोऑर्डिनेशन एंड रिफ्लेक्सेस। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपकी थिंकिंग को जज करेगा कि आप किस टाइप से थिंकिंग करते हैं, आपका जो थिंकिंग प्रोसेसिंग है वो नॉर्मल है कि नहीं है। आपकी मेंटल एबिलिटीज को चेक करेगा, सेंसेस को चेक करेगा कि आपके सेंसेस आपके वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके कोऑर्डिनेशन लेवल को भी वो चेक करेगा, साथ ही साथ आपके जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस है उनको भी वो चेक करेगा। तो ये है हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। फिर उसी के साथ ब्लड एंड लैब टेस्ट भी परफॉर्म होंगे। तो ब्लड एंड लैब टेस्ट में क्या है कि दीज आर यूज्ड टू रूल आउट अदर कंडीशंस दैट मे कॉजिंग योर सिम्टम्स। ऐसा है कि हो सकता है कि ये सिम्टम्स नॉर्मल हो, क्या मतलब हो सकता है पेशेंट को पार्किंसन डिजीज ना हो, तो यहाँ पर किसी और कंडीशन की वजह से तो ऐसे सिम्टम्स जो है वो अराइज नहीं हुए हैं, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लड एंड लैब टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। इमेजिंग टेस्ट सच एज एमआरआई, ब्रेन अल्ट्रासाउंड एंड पीईटी स्कैन, पोजिशन, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो टेस्ट होते हैं these are used to rule out other conditions। कोई अदर कंडीशंस तो नहीं है पार्किंसन डिजीज के साथ, तो उनको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इमेजिंग टेस्ट करते हैं। दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग पार्किंसन डिजीज। ये जो इमेजिंग टेस्ट होते हैं वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते कि जिनसे हम डैम श्योर ये आइडेंटिफाई कर सके कि पेशेंट को पार्किंसन डिजीज है। फिर है स्पेसिफिक सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, और दूसरा है हमारा डोपामिन ट्रांसपोर्टर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म है, तो प्लीज आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जो है वो मेनली आपको पूछ ली जाती है। तो हमारी पहली है एस्पेक्ट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेसिफिक सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, और डैट डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन। तो इसमें क्या होता है कि दिस कैन हेल्प सपोर्ट द सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब होता है शक, जो हमें शक होता है। तो यहाँ पर जब हमें मतलब लग रहा है कि शायद हमारे पेशेंट को पार्किंसन डिजीज है, तब ये टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिमर। इसी के साथ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिमर पेशेंट में अकर हो जाते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम ये टेस्ट जो है वो करते हैं। बट इट इज योर सिम्टम्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ योर न्यूरोलॉजिकल एग्जाम दैट डिटरमाइन योर डायग्नोसिस। मोस्ट पीपल डू नॉट रिक्वायर दैट टेस्ट। लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं जो आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे आप क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ लोगों को, कुछ पर्सन्स को यहाँ पर डेट स्कैन की नीड नहीं होती है। फिर है जेनेटिक टेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटरी मतलब फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है पार्किंसन डिजीज की, तो उसकी वजह से भी क्या है कि मतलब आपको चांस है कि आपको पार्किंसन डिजीज होने के चांसेस है। तो यहाँ पर जेनेटिक टेस्टिंग में हम वही वेरीफाई करेंगे। सो दिस टेस्ट फॉर जीन चेंजेस if there is a known family history of Parkinson disease or if you have early onset of disease। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो टेस्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर जीन्स को चेंज करना पड़े हमें, ताकि ये जो डिजीज है वो फैमिली टू फैमिली जो है वो अकर ना हो, तब हम ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, जब हम डैम श्योर होते हैं कि शायद इनकी हिस्ट्री की वजह से ही पार्किंसन डिजीज जो है इनको अकर हुई है, तभी हम ये टेस्ट करते हैं। और अगर इफ यू हैव अर्ली ऑनसेट डिजीज, या तो आपने जो अपनी डिजीज है उसको अर्ली ही क्या कर लिया है, डायग्नोस कर लिया है, तब हम जीन टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। So this is all about the diagnostic evaluation of the Parkinson disease। अब हम आते हैं बच्चों मेडिकेशन पर। तो हमारी सबसे पहली, क्योंकि पार्किंसन डिजीज है तो सबसे पहले हम क्या देंगे, एंटी पार्किंसन ड्रग देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पेशेंट को देंगे, एंटी पार्किंसन ड्रग देंगे। तो जिसमें आता है लेवोडोपा, एल-डोपा प्लस कार्बोडोपा सिनेमेट। इनके ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो पेशेंट को हम देंगे। याद रखिएगा इस मेडिकेशन को, दैट इज लेवोडोपा, जिसको हम एल-डोपा के नाम से भी जानते हैं, और कार्बोडोपा सिनेमेट।
इट एंटर्स ब्रेन, ये मेडिसिन हमारे ब्रेन में एंटर करेगी एंड कन्वर्टेड टू डोपामिन एंड कार्बिडो। ये क्या करेगी, डोपामिन और कार्बिडो को कन्वर्ट कर देगी और साथ ही साथ इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ लेवोडोपा सच एज नॉजिया, वॉमिटिंग। उनके जो हमारा डोपामिन और कार्बिडो है उनकी इफेक्टिवनेस को ये क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी और इस मेडिसिन से होने वाले जो भी साइड इफेक्ट्स है उनको प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प करेगी, जैसे कि नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया। सो हम क्या देंगे, सबसे पहले एंटी पार्किंसन ड्रग देंगे, किसको, पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट को, जिसमें लेवोडोपा और कार्बोडोपा सिनेमेट हम पेशेंट को देंगे। ड्रग्स का नाम याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि मेनली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेडिकल मैनेजमेंट हम नर्सेस के लिए, लेकिन थ्योरी में हमें लिखना पड़ जाता है। और कई बार क्या होता है कि वाइवा जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो भी हमसे स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं कि बताइए इस डिजीज के लिए हम कौन सी मेडिकेशन जो है वो देंगे। तो उसके लिए आपको जो है वो, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ नर्स, एज अ नर्स हमें सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट पर फोकस करना है, आपको मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट पे तो आपको फोकस करना ही करना है। तो कोई भी चीज अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। इसी के साथ एंटी पार्किंसन ड्रग के साथ आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी देंगे पेशेंट को। दीज मेडिसिन आर यूज फॉर मेनी ईयर्स। ये जो मेडिसिन है वो पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में लंबे समय तक चलती है, ईयर्स तक चलती है। सो दे आर नॉट यूज्ड एज ऑफन नाउ बिकॉज ऑफ देयर मॉडेस्ट बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स। लेकिन अभी क्या है कि अभी इनके मतलब कुछ मॉडेस्ट बेनिफिट्स की वजह से और कुछ इनके साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं। जब इनको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ज्यादातर तो हम इसको अवॉइड करते हैं देने के लिए, लेकिन दे मे बी हेल्प इन कंट्रोलिंग सीवियर ट्रिमर फॉर सम पीपल विद पार्किंसन डिजीज। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा सीवियर ट्रिमर्स आते हैं, बहुत ही ओवर जिनको सीवियर ट्रिमर्स आते हैं, तब हम जो ये वाली ड्रग जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वो हम देते हैं। तो ये इसमें कौन सी मेडिकेशन देंगे, दैट इज बेंजोट्रोपिन एंड ट्राईहेक्सीफेनाइडाइन। तो याद रखिएगा दैट इज बेंजोट्रोपिन एंड ट्राईहेक्सीफेनाइडाइन। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के में इंक्लूड मेमोरी लॉस। इसके जो साइड इफेक्ट्स है इसकी वजह से आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं आपको विजन भी ब्लर हो सकता है, आपका माउथ ड्राई हो सकता है और साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अमांटाडीन, जिसको हम गोकोवरी भी बोलते हैं। तो अमांटाडीन क्या है वो हम देखते हैं। दिस मेडिसिन में बी टेकन अलोन फॉर अ शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ माइल्ड अर्ली स्टेज। तो हमने जो स्टेजेस पढ़ी थी तो उसमें जो माइल्ड और अर्ली स्टेज के लिए हम अमांटाडीन देंगे शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सके, जो पेशेंट है उसके पेन को हम कम कर सके। सो पार्किंसन डिजीज सिम्टम्स, इट मेनली यूज विद कार्बोडिबोल लेवोडोपा। तो जो हमने एंटी पार्किंसन ड्रग पढ़ी थी तो उसके कॉम्बिनेशन में हम देते हैं अमांटाडीन को, मतलब अमांटाडीन देंगे साथ ही साथ हम कार्बिडोपा और लेवोडोपा देंगे जो कि एंटी पार्किंसन ड्रग है। ड्यूरिंग एडवांस पार्किंसन डिजीज, तब जो पार्किंसन डिजीज है वो अपनी एडवांस स्टेज में क्या कर चुका है, वो ग्रो कर चुका है। टू हेल्प कंट्रोल इनवॉलेंट्री मसल्स एंड मूवमेंट। अब हम क्यों दे रहे हैं इसको, ताकि जो भी इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट है उनको हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। साइड इफेक्ट ऑफ अमांटाडीन क्या है, तो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट्स है अमांटाडीन के में इंक्लूड मोटर्ड स्किन। यहाँ पर जो आपकी स्किन होती है बहुत ज्यादा मोटर्ड हो जाएगी, थिंकिंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम। इसी के साथ आपकी जो थिंकिंग और जो मेमोरी स्किल्स है वो भी अफेक्टेड होंगी। एंकल में स्वेलिंग्स हो जाएगी, हेलुसिनेशंस एंड एगिटेशन भी यहाँ पर आपको होगा, मतलब आप चीजों को फॉल्स परसीव करेंगे और आपको बहुत ज्यादा एजिटेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आपको आएगा। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द अमांटाडीन। याद रखिएगा अमांटाडीन जो है वो हम कॉम्बिनेशन में देते हैं किसके, एंटी पार्किंसन ड्रग के, जो कि लेवोडोपा और कार्बिडोपा के साथ हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। फिर एडिनोसाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एडिनोसाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, A2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इसको हम बोलते हैं अल्फा 2A। सो वन ऑफ दीज मेडिकेशंस इज स्टेडिफिलीन, जिसको हम नूरियांस बोलेंगे। These help prevent the wearing of the dopamine and allow more dopamine to be released. तो यहाँ पर जो प्रिवेंट हो चुका है डोपामिन जो रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसको रिलीज करने के लिए हम एडिनोसाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो डोपामिन है वो रिलीज हो सके। Researchers also are looking into whether these medicines may help to treat other Parkinson disease symptoms. इसी के साथ रिसर्चर्स जो हैं वो रिसर्च भी कर रहे हैं कि क्या जो पार्किंसन डिजीज के अदर सिम्टम्स है जो कि बहुत सीवियर स्टेट में चले जाते हैं,
तो क्या एडेनोसाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उसको भी ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। पिमावंसलिन जिसको हम न्यूप्लाजिड बोलते हैं, तो दिस मेडिसिन ट्रीट हालुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। पेशेंट को जो हालुसिनेशन और जो डिल्यूजन जैसी कंडीशन में पेशेंट्स आ जाते हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए हम पिमावंसलिन देते हैं। दैट कैन अकर विद पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के साथ हालुसिनेशन और डिल्यूजन्स होना बहुत ही कॉमन सी बात है, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम पिमावंसलिन जो है वो ड्रग देंगे। कार्बिडोपा लेवोडोपा राइट्रीसिनेमेट अदर्स। लेवोडोपा इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्किंसन डिजीज मेडिसिन है। इट इज अ नेचुरल केमिकल। ये क्या है कि बहुत ही इफेक्टिव है, किसके लिए? पार्किंसन डिजीज के लिए। लेवोडोपा कार्बिडोपा, तो ये क्या करती है? एक नेचुरल केमिकल है जो पासेस इनटू द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन में पास होगी एंड बिकम डोपामिन। अब ये जो ड्रग है वो ब्रेन में जाके किसका वर्क करेगी? डोपामिन का। ये जो ड्रग है वो डोपामिन का यहाँ पर वर्क करती है। लेवोडोपा इज अ कंबाइंड विद कार्बिडोपा टू हेल्प लेवोडोपा रीच द ब्रेन एंड प्रिवेंट और लेसन साइड इफेक्ट्स सच एज नॉसिया। तो यहाँ पर एक कंबाइंड ड्रग्स देते हैं ताकि इसी के साथ जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मेडिकेशन के उनको भी हम प्रिवेंट कर सके। फिर आते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट पर। तो पहला हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट है बच्चों थैलेमोटमी। तो थैलेमोटमी जो है वो पार्किंसन डिजीज में हम करते हैं। तो थैलेमोटमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ लीजन इन द थैलेमस। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक लीजन को हम क्रिएट करते हैं, होल को क्रिएट करते हैं। कहाँ पर? थैलेमस में। अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि आपको पता होगा, अपनी एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि ब्रेन का एक पार्ट होता है हमारा थैलेमस, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। थैलेमस का काम क्या होता है कि हमारे जो मोटर सिग्नल्स होते हैं साथ ही साथ जो हमारे सेंसरी सिग्नल्स होते हैं ये उनको रिले करती है, उनको अकर करती है। तो यहाँ पर एक हम ओपनिंग को क्रिएट करते हैं थैलेमस में, और हम ब्रेन, अब जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, तो जो हमारे सेंसरी और जो मोटर ऑर्गन्स है जो कि स्टॉप हो गए वहां पर सिग्नल्स, तो उनको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए हम थैलेमोटॉमी जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करते हैं। फिर है पैलिडोटमी। सो पैलिडोटमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच ओवरएक्टिव डोपामिनर्जिक neurons in a portion of the basal ganglia. The globulus pallidus are ablated in an effort to reduce the tremors and dyskinesis of Parkinson disease. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पैलिडोटमी जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो ये यहाँ पर जो हमारा जो ओवर एक्टिव हो गया है डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो गए हैं बेसल गैंग्लिया के पोर्शन में। बेसल गैंग्लिया के पोर्शन में जो हमारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो ओवर एक्टिव हो गए हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए ग्लोबुलस पैलिडस में, तो इसकी वजह से ट्रेमर्स बहुत ज्यादा आकर हो रहे पेशेंट में, तो उनको उन ट्रेमर्स को रिड्यूस करने के लिए पार्किंसन डिजीज में हम क्या करते हैं? पैलिडोटमी जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फीटल टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। द न्यूरॉन्स इन द डोनर टिश्यू। तो यहाँ पर जो डोनर टिश्यू में जो न्यूरॉन्स होते हैं यूजुअली फ्रॉम अ 7 और 8 वीक फीटस। तो यहाँ पर जो हम डोनर टिश्यूज लेते हैं वो किससे लेते हैं? 7 और 8 वीक फीटस से। आर स्टिल इमेच्योर, जो कि इमेच्योर टिश्यूज होते हैं, कैप्चर्ड सून आफ्टर दे हैव कमिटेड टू बिकमिंग डोपामिनर्जिक सेल्स। उनको हम कैप्चर कर लेते हैं सून आफ्टर, कब? व्हेन दे हैव कमिटेड टू बिकमिंग डोपामिनर्जिक सेल्स, जब वो बिकम मतलब बनने वाले हैं कौन से? डोपामिनर्जिक सेल्स, बट बिफोर दे हैव फुली डिफरेंशिएटेड। The tissue is micro-dissected by a neuroanatomist into small blocks that contain supporting glial cells. यहाँ पर जो टिश्यूज हैं उनको माइक्रो डाइसेक्टेड किया जाएगा न्यूरो एनाटोमिस्ट के थ्रू, किसमें? स्मॉल ब्लॉक्स में, जो क्या कंटेन करेंगे? ग्लियल सेल्स को। नेक्स्ट एट लास्ट आते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट पे। तो एज अ नर्स हम कैसे जो है अपने पेशेंट को, पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड करेंगे। तो द नर्स असिस्ट्स द क्लाइंट विद गेटिंग आउट ऑफ बेड, परफॉर्मिंग एनी नेसेसरी पर्सनल केयर टास्क एंड गेटिंग ड्रेस्ड। तो नर्स का पहला काम क्या है कि यहाँ पर उनके जो पेशेंट्स होते हैं पार्किंसन डिजीज वाले के, तो उनका जो डेली एक्टिविटी का जो रूटीन होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है, उनको हेल्प की नीड होती है। तो जो नर्स क्या करेगी? क्लाइंट को असिस्ट करेगी ताकि उनके बेड से उठने में उनको हेल्प करेगी, उनके पर्सनल केयर टास्क में हेल्प करेगी, और मतलब उनको ड्रेस मतलब क्लोथिंग वगैरह में भी उनको क्या करेगी? वो अच्छे से हेल्प करेगी। The nurse prepares breakfast for the client and help them eat if needed. इसी के साथ पेशेंट, जो नर्स है वो पेशेंट के लिए क्या करेगी? ब्रेकफास्ट भी बनाएगी और उसको
खिलाने में भी उसकी हेल्प करेगी। ड्यूरिंग दिस टाइम अ नर्स कैन असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस, मॉनिटर द पेशेंट एबिलिटी, मॉनिटर द क्लाइंट वाइटल साइंस एंड नोट एनी चेंजेस और कंसर्न। तो यहाँ पर वाइटल साइंस क्या है बच्चों? हमारा बीपी, रेस्पिरेशन, पल्स रेट, ये हमारे बॉडी के वाइटल्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। तो यहाँ पर नर्स इसी के साथ क्या करेगी? नर्स को असेस करना है पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस, उसी के साथ पेशेंट का वाइटल साइंस और जो भी चेंजेस आ रहे हैं पेशेंट की बॉडी में उनको भी इसको असेस करना है। द नर्स लीड्स द क्लाइंट थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज। जो नर्स है वो पेशेंट को एक्सरसाइज करने में भी हेल्प करेगी, इंक्लूडिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू इनकरेज डीप ब्रीथ एंड इन मोबिलिटी एक्सरसाइज। मतलब जो भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज को प्रमोट करने के लिए वो क्या करेगी? असिस्ट करेगी। मोबिलिटी एक्सरसाइज माइट इंक्लूड स्ट्रेचिंग, बैलेंस ट्रेनिंग एंड अदर थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज टू हेल्प विद मसल वीकनेस, मसल रिजिडिटी एंड प्रॉपर पोस्चर। मोबिलिटी एक्सरसाइज में हम क्या पेशेंट को करा सकते हैं? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। बैलेंस मतलब पेशेंट के जो मूवमेंट है उनको बैलेंस करने में हेल्प कराएंगे, बैलेंस ट्रेनिंग देंगे और अदर थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज करेंगे ताकि जो पेशेंट को मसल वीकनेस हुई है उनको हम ठीक करने में हेल्प कर सके। मसल रिजिडिटी मतलब जो भी टाइटनेस हो गई है उसको हम सही कर सके और प्रॉपर पोस्चर, पेशेंट के जो पोस्चर है उसको भी सही करने में हेल्प कर सके। The nurse will administer anti-Parkinson medication to the client as needed. नर्स जो है वो पेशेंट को एंटी पार्किंसन जो मेडिसिन है वो एडमिनिस्टर कराएगी जैसा भी उसको नीड होगा, इंक्लूडिंग अदर मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर्स। इसी के साथ अगर डॉक्टर ने कोई अदर मेडिकेशन भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब कराई है तो वो भी वो देगी, इंश्योरिंग दैट दे रिसीव द करेक्ट डोसेज एट द राइट टाइम। और पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि नर्स को ध्यान रखना है कि वो जो पेशेंट को मेडिसिन दे रही है वो करेक्ट टाइम पे और करेक्ट डोज पे उसको देना है। द नर्स असिस्ट द क्लाइंट विद लंच एंड टेक टाइम टू कनेक्ट विद देम ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप। साथ ही साथ नर्स असिस्ट करेगी क्लाइंट को लंच के लिए भी, मतलब लंच भी कराएगी तब भी उसको असिस्ट करना है और उसको अपने मतलब उसको पर्सनल लेवल के साथ कनेक्ट रखने के लिए भी उसको असिस्ट करना है नर्स को, पेशेंट को। और इमोशनल सपोर्ट और कंपेनियनशिप भी उसे प्रोवाइड करनी है पेशेंट की, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी डिजीज को लेके बहुत ज्यादा डरा हुआ हो सकता है, डिप्रेस्ड हो सकता है। द नर्स प्रोवाइड्स एनी नेसेसरी एजुकेशन और सपोर्ट टू द क्लाइंट एंड देयर फैमिली मेंबर्स, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड ऑफरिंग गाइडेंस ऑन द मैनेजिंग द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। यहाँ पर नर्स जो है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी पेशेंट को, साथ ही साथ फैमिली को। जो भी फैमिली के और पेशेंट्स के क्वेश्चन है बिना एग्रेसिव हुए नर्स जो है उनको आंसर करेगी, क्योंकि ऐसे टाइम पे फैमिली मेंबर्स भी घबराए हुए होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार नर्सेस इरिटेट हो जाती है। तो एज अ नर्स आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको बहुत कूल एंड कामली जो है वो पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली मेंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस है उनको आंसर करना है और उनको गाइडेंस भी ऑफर करनी है ताकि वो कैसे जो पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स है उनको मैनेज करें। द नर्स असिस्ट द क्लाइंट विद डिनर एंड हेल्प देम विद एनी नेसेसरी पर्सनल केयर टास्क। नर्स जो है उसको डिनर में भी असिस्ट करेगी और साथ ही साथ जो भी उसके पर्सनल केयर टास्क है उसको परफॉर्म करने में भी हेल्प करेगी। द नर्स विल प्रिपेयर फॉर बेड टाइम बाय सपोर्टिंग द क्लाइंट विद ट्रांसफरिंग और ड्रेसिंग। यहाँ पर नर्स जो है वो प्रिपेयर करेगी पेशेंट को बेड टाइम में जाने के लिए, सोने के लिए, वो बेड पे ट्रांसफर करेगी पेशेंट को और उसको नाइट के लिए ड्रेस्ड अप भी करेगी। A nurse will complete their shift and provide any necessary updates or recommendation to the client care team. इसी के साथ नर्स ने अपनी पूरे दिन की जो केयर है वो कंप्लीट कर ली, अब वो पूरा अपडेट देगी किसको? जो भी क्लाइंट केयर टीम है उसको। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा पार्किंसन डिजीज का जो टॉपिक है बच्चों वो खत्म होता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसका हम एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, तो आप उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।